हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल। इंट्रोडक्शन टू सेल। कोशिका जो शब्द है उसका उद्भवन ग्रीक भाषा से हुआ है और इस शब्द का आशय है रिक्त स्थान। एक तरह से हम देख सकते हैं तो होलो स्पेस या एक रूम टाइप कंपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं। अरस्तु नामक दार्शनिक जो साइंटिस्ट है उन्होंने जंतु और जो प्लांट्स है उनमें संरचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं ये प्रतिपादित किया था। इसके अलावा हम कह सकते हैं सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सारा जो लाइफ है और जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है वो सेल पे डिपेंड है। इसका डेवलपमेंट देखा जाए तो वो सारे पार्ट्स का एक बेसिक यूनिट है। जैसे कि मैं बता दूं, सेल इतनी छोटी यूनिट है, इतनी छोटी यूनिट है अपनी बॉडी की कि 4-5 सेल मिलके कुछ नहीं कर सकते। जब सेल बहुत सारे मात्रा में होंगे, बहुत करोड़ों लाखों की संख्या में होंगे, तब वो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं और फिर यही टिश्यू और टिश्यू मिलके ऑर्गन और ऐसे ही ऑर्गन टू ऑर्गन पूरा ऑर्गन सिस्टम और ऐसे एक पूरा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर जटिल संरचना बनती है हमारे शरीर की सिर्फ एक सेल की सहायता से। इसलिए हमने सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा है। फर्स्ट जो सेल था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। इन्होंने है ना एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो इन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कि किसका सेक्शन था, एक बॉटल कॉर्क, मतलब एक डेड जो पेड़ की छाल थी उसके अंदर उन्होंने उसकी स्टडी करी थी और देखा था कि एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अपार्टमेंट जो एम्प्टी अपार्टमेंट मिले थे उनको। लेकिन शुजूल जो साइंटिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1861 में ये प्रतिपादित किया कि सेल्स जो होते हैं वो अंदर से एम्प्टी नहीं होते हैं, उनमें कुछ स्टफ लाइक भरा हुआ होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उन्होंने जब फर्दर इसकी स्टडी करी थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो क्या पेड़ की सूखी छाल डेड सेल था उसमें उसको मतलब फर्स्ट डिस्कवर किया था सेल को, तो डेड सेल थी उसमें इतना वो जो था अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल जिसे बाद में खोजा गया। सेल में भी बहुत सारी चीजें होती है, ये वो उस पेड़ की छाल में नहीं देख पाए थे। बाद में जो शुजूल जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि सेल जो होता है वो एम्प्टी नहीं होता और उसमें प्रोटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेल की जो थ्योरी थी वो श्वान एंड शिल्डीन ने दी थी। इसके अलावा जो फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप है वो एंटोन वैन ल्यूएनहॉक ने दिया था 1632 और 1723 के बीच में। मॉडर्न सेल जो थ्योरी थी जो श्वान और शेल्डीन ने दी थी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत काम आते हैं सेल को पढ़ने में, उसको स्टडी करने में, उसके बारे में जानने में। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इट मीन्स, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया आपको कि कैसे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का डेवलपमेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल की मदद से ही बने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, न्यू सेल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस या प्री ड्राइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स कि कोई भी जो नया सेल जो बनेगा वो पुराने जो डेड सेल है जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके मदद से ही नया सेल डेवलप्ड होता है। थर्ड हम देखते हैं, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी का कि सेल जो संरचनात्मक और क्रियात्मक
इकाई है किसकी, किसी भी जीव की। चौथा हम देखते हैं द सेल कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट सेल टू ऑफस्प्रिंग सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये बताया गया है, एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए वगैरह आरएनए जो हम देखते हैं वो सब सेल के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो डीएनए की मदद से होते हैं। तो ये कौन कैरी करता है, सेल कैरी करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है जो किस में पास होती है, बच्चे में पास होती है, उसके पेरेंट्स के थ्रू, किसी भी बच्चे में या किसी भी जानवर में, किसी भी पौधे में जो ट्रांसफर होती है वो किसके थ्रू होती है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग होती है, किसके थ्रू, सेल के थ्रू, कोशिका के द्वारा होती है। स्टूडेंट जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप है उससे पहले हम प्रकाश जो माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है, उसको यूज करते थे, उसके द्वारा किसी भी चीज को लर्न करते थे और उसे ऑब्जर्व करते थे। उनके अनुसार क्या होता था, कोशिका जो है वो टू फेज सिस्टम में स्ट्रक्चर में माना गया, जिससे हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो पहचाना गया, किससे, जो पहले लाइट माइक्रोस्कोप आया उससे। सिर्फ ये दो ही चीजें हमारे सामने आई। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कोशिकांग जैसे जो होते हैं, जैसे केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए आदि जो है वो आगे आगे मतलब जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया उसके थ्रू और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेल का वो हमको देखने को मिला। इसके अलावा हमने तीन जो देखते हैं इंपॉर्टेंट समूह जो देखते हैं, जिसमें पहला आता है मेम्ब्रेन्स, दूसरा आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और फाइबर्स, तीसरा आता है ग्रेन्यूल्स। अब मेम्ब्रेन्स, पहला हम देखते हैं मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, हमको ज्यादातर लिपिड, प्रोटीन और सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलती है। इनमें हम देखते हैं कि लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई तो क्या होती है, एक तरह की चपटी जो होती है अवस्था देखने को मिलती है नलिकाओं में। इसके अर्थात हम देखते हैं कि कोशिका में विभिन्न प्रकार की जो होती है सेल ऑर्गेनेल्स हमको देखने को मिलती है। साथ ही एक्सोसिस्टोसिस और एंडोसिस्टोसिस जैसी क्रियाएं भी देखने को मिलती है। यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस जो होता है वो इसको प्रस्तावित करता है, और ये सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्टसन ने 1958 में दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस, इकाई झिल्ली सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लिपिड और प्रोटीन है उसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो ये मोटाई जो होती है वो तीन जो मेन प्रकार के हैं, प्रोटीन, लिपिड और क्या होता है, इनके द्वारा मोटाई इनकी बरकरार रहती है। इसके अलावा ये त्रिस्तरीय रचना के रूप में रचित होती है। बाकी अगर हम देखें आगे हम पढ़े कोशिका जो है सेल ऑर्गेनेल्स जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उनमें क्या होता है, प्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कला और अंतःप्रवाही कला जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम आदि, ये सब हमको इनके स्तर प्रोटीन के अंश में इनका देखने को मिलता है, इनकी मोटाई वगैरह। इसके अलावा हम दूसरा देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फाइबर्स, तो ये क्या होते हैं, ये रोलअप होते हैं, इनकी रचनाएं जो होती है वो रोलअप के फॉर्म में होती है, और जो इनके तंतु है, फाइबर्स जो होते हैं वो ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं और अनेक उप तंतुओं से रचित होते हैं। ये अनेक प्रकार से क्रियावंत करते हैं रहते हैं, और इनकी जो आवृत्ति होती है
वो सर्पिल टाइप में होती है, सर्पिल टाइप में दर्शाते हैं, स्पिरल फॉर्म में। कार्य की दृष्टि से इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला है इनर्ट स्ट्रक्चरल फाइबर्स और दूसरा है एक्टिव फाइबर्स। इनर्ट स्ट्रक्चरल फाइबर्स क्या करते हैं, ये इनमें क्या होता है, अंतःकोशिका तंतु जो होते हैं, जो इंटरनल फाइबर्स होते हैं, जैसे ताम तंतु या फिर हम कहें ट्रोनोफाइब्रिल्स जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, बाहरी कोशिका तंतु और कोलेजन व इलास्टिन तंतु सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं एक्टिव फाइबर्स। इनमें क्या होता है, तरकु तंतु, कशाप और पक्षमाग तथा पेशी तंतु जो होते हैं उनमें ये सम्मिलित किए जाते हैं एक्टिव फाइबर्स में, जो फ्लैजेला और सीलिया जिनकी हम बात करते हैं वो। तीसरा हम देखते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, ये एक तरह के कण होते हैं, कणिकाएं होती है, जो कि क्या होती है, ठोस और खोखली अवस्था में होती है और नलिकाओं के काट के होते हैं। इनमें हम देखे जाए तो इनमें सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करने वाले कण जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाए जाते हैं, जाने वाले कण है ये ग्रेन्यूल्स जो है। अब हम देखते हैं एक्चुअली मतलब जो इनके अलावा हम अगर देखते हैं 3 फेज सिस्टम, ये तो क्या हमने देखा, 2 फेज सिस्टम देखा, जो किसने प्रस्तावित किया था, जो साइंटिस्ट है हमारे उन्होंने। बाकी 3 फेज सिस्टम जो है वो थ्रेडगोल्ड ने प्रस्तावित किया था 1989 में। इसमें 3 फेज होते हैं, एक्सटर्नल फेज, इंटरनल फेज, मेम्ब्रेन फेज। पहला हम देखते हैं एक्सटर्नल फेज। तो ये क्या होता है, कोशिका के बाहर का जो तरल और अन्य वातावरण जो है, देखा जाए तो सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो केंद्रक कला, जिसे हम केंद्रक तक कला से आबद्ध नल जिसे हम बोलते हैं, और वाहिकाओं द्वारा प्रवेश करता है। इन वाहिकाओं के भीतर प्रवाहित पदार्थ बाहरी कोशिका होते हैं। इसके अलावा हम अगर इंटरनल फेज देखें तो ये कोशिका और केंद्रक द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म के मध्य जो हाइलोप्लाज्मिक जो फ्लूइड पाया जाता है वो बनाने वाला भाग है। ये केंद्रक कला जो होती है उनके मध्य पाया जाता है, उनके मतलब कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ होता है जो उसमें उपस्थित होता है। तीसरा हम देखें मेम्ब्रेन फेज, तो ये बाहरी प्रावस्था है, और जो बाहरी प्रावस्था और जो आंतरिक प्रावस्थाओं के मध्य जो यांत्रिक सीमा से बने हुए हैं, ये उनको पृथक करता है, उनको अलग करता है। जो बाहरी और भीतरी वातावरण के बीच में जो पाया जाता है वो मेम्ब्रेन फेज कहता है। अब हम देखेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या है। जैसे कि हमने मतलब सेल, जब मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ी थी तो हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे स्टूडेंट। जैसे कि एक ये लाइन थी कि जो हेरिडिटी मटेरियल होता है उसको पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, मतलब जो माता पिता या हम जो बोले कि जो जन्म देता है उससे अगले जो न्यू बॉर्न है या जो बच्चा है उसमें ट्रांसफर होता है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर है, किसके थ्रू, सेल के थ्रू, कोशिका के थ्रू जो ट्रांसफर होता है। तो ये सब सूक्ष्म जीवों पर लागू नहीं किया जा सकता। इन अनेक प्रकार के जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो रोगजनक होते हैं, और ये इसका अपवाद है, ये इसका एक्सेप्शन है। जो कुछ जीवाणु और विषाणु हैं, बैक्टीरिया एंड वायरस, वो इसका एक्सेप्शन है। इन जीवों में क्या होता है, सामान्य जो कोशिका संगठन है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार जो कवक होती है, राइजोपोस, ये
राइजोपस होते हैं, शैवाल होती हैं, इनकी संरचना से भी कोशिका बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती है, बिल्कुल अलग ही प्रूफ होती है। इसी प्रकार अनेक जो प्रोटोजोआ है जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, निक्टोथीरस, बैलेंटिडियम और क्लोमिडोमोनास, ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, जो पक्षमाप, कशाब और कोशिका गुदा संकुचनशील जो होते हैं आदि क्या करते हैं, कोशिकीय अंग भी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इन सामान्य कोशिकाओं के तुल्य मानना उचित नहीं जाना पड़ता और एक ही कोशिका के द्वारा ऐसे सभी जैविक कार्य किए जाते हैं जो एक प्राणी के द्वारा किए जाते हैं। अतः इन्हें कोशिकाओं के स्थान पर संपूर्ण प्राणी का देह या शरीर माना जाता है। इस प्रकार इन्हें कोशिका जंतु मतलब सेल्यूलर एनिमल के स्थान पर अकोशिकीय जंतु असेल्यूलर एनिमल माना जाता है। ये कुछ एक्सेप्शन थे। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी मतलब जीव द्रव्य सिद्धांत। ये क्या कहता है कि कोशिका की खोज के साथ ही वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट जो थे, उनका ध्यान कोशिका के जो भीतर पदार्थ है उस पर भी गया। जैसे हम देखते हैं श्लाइडीन ने कोशिका में उपस्थित पदार्थ जिसको क्या कहा, जूस या फिर स्लाइम कहा, अथवा किसी प्रकार का गोंद गम बताया जो कि क्या करते हैं, जो उसका कोशिका का क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, उतोत्पाद होता है। तो ये क्या है, इस जो साइंटिस्ट है फेलिक्स ड्यूजार्डियन 1935 में इन्होंने उस पदार्थ को विलेयता और रासायनिक गुणों का प्राणियों में अध्ययन किया, जिसे सार्कोड नाम दिया बाद में। इसके अलावा जो हस्टली है, उन्होंने 1865 में जीव द्रव्य की परिभाषा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो जेली जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो जीव द्रव्य है, मतलब प्रोटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, जेली समान एक स्ट्रक्चर, एक पदार्थ पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका झिल्ली द्वारा परिसीमित रहता है। जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये बंद रहता है। इसके एक केंद्र की भी उपस्थित होती है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और जो प्रोटोप्लाज्म है वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों यौगिकों का मिश्रण होता है, जिसमें अनेक विशिष्टताएं, स्पेशलिटी पाई जाती है, जो जीव द्रव्य का गुण अर्थात जैविक गुण कहलाती है। तो इन विशेषताओं की गति क्या करते हैं ये लोग, गमन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, प्रजनन और आनुवांशिक गुण सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये तो हुई प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स मुख्य दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब असीम केंद्र की कोशिकाएं और यूकैरियोटिक मतलब समीम केंद्र की कोशिकाएं। 1977 में सजीव जो है उनका एक अन्य समूह और बनाया गया, जिसे आर्की नाम प्रेजेंट किया, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं आर्की बैक्टीरिया जो जिसे कहा गया। वास्तव में प्रोकैरियोटिक्स को ही दो भागों में मतलब बांटा गया है, यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो में क्या देखते हैं हम, मतलब प्रोकैरियोट्स को भी हमने फर्दर दो भाग में हम पढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब वास्तविक जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया और यूकेरिया, यूकैरियोट्स जिसे हम बोलते हैं। इस तीन भागों में हम क्या देखते हैं, जो मीथेन कॉकस जेनोस्की है, उन्होंने ये हमको मतलब इनके थ्रू ये हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई।
जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होती है उनको जीवाणु व यूकैरियोटिक्स जीनोम्स को अलग अलग पढ़ते हैं। इसके अलावा हम अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको हम डिटेल में कैसे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स मतलब ट्रू सेल्स, जिनमें जो सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं और जो बाकी फंक्शंस है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स देखते हैं, लक्षण, फीचर जिसे हम बोलते हैं। पहला हम देखते हैं आमाप, मतलब इसका साइज। तो इनका साइज सामान्यतः छोटा होता है और 0.1 to 5 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो 5 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। दूसरा हम देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो म्यूरेमिक एसिड है उसकी बनी होती है, साथ ही मतलब बहुत सारी अमीनो जो शर्कराएं हैं उनसे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा, और हम अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनमें जो प्लांट्स है, वनस्पति जो कोशिकाएं हैं उनमें सेलुलोज से बनी होती है, जबकि जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती ही नहीं है। संपुट की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में वो उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल में वो अनुपस्थित होता है। केंद्रक, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो केंद्रक झिल्ली रहित होता है, न्यूक्लियोइड जिसे हम कहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होता है वो झिल्ली युक्त होता है, केंद्रिका उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। गुणसूत्र, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स मतलब इनमें ऑब्वियसली एक तरह से देखा जाए तो अधिकतर एक वाले से रचित डीएनए होते हैं और हिस्टोन अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो गुणसूत्र है वो एक से अधिक उपस्थित होते हैं और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। रिक्तिकाएं की बात करें, जो अगर हम बात करें कि सेल और जो सेल ऑर्गेनेलीज कोशिकांग जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि रिक्तिकाएं इसमें मतलब प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होती है और उसमें यूकैरियोट में उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं और 70S प्रकार के होते हैं, और राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं लेकिन क्या होते हैं 80S प्रकार के झिल्लियों से संबंध रखते हैं, और मतलब इसमें तो 70S प्रकार के होते हैं और इसमें 80S प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो वो झिल्लियों के रूप में होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और क्लोरोफिल ए और बी युक्त होता है। जो नीली हरी शैवाल होती हैं, फाइकोसाइनिन उपस्थित होता है, और जीवाणुओं में जीवाणुविक क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वनस्पति कोशिकाओं और यूग्लिना में हरित लवक के रूप में उपस्थित होता है क्लोरोफिल ए, बी ग्राना भाग में पत्तों के रूप में उपस्थित होता है। मीजोजोम की अगर हम बात करें तो मीजोजोम इसमें उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। विभाजन इसमें सरल विखंडन होता है, जबकि उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, और जो विभाजन है वो सूक्ष्म नलिकाओं से तंतु बनाते हुए निकलता है। बाकी अगर हम कशाभ और पक्षमाप की बात करें, फ्लैजेला और सीलिया की बात करें
तो इसमें 9+2 स्ट्रक्चर दोनों में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें तंतु की संरचना अनुपस्थित होती है और उसमें तंतु की संरचना उपस्थित होती है। उपापचय क्रियाओं की बात करें तो अनेक क्रियाएं होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने वाली क्रियाएं होती है, और नाइट्रोजन स्थायीकरण जो पॉलीबी जिसे हम कहते हैं पॉलीबी हाइड्रोक्यूबेट जिसे हम कहते हैं, उसमें खाद्य पदार्थ में संग्रह संबंधित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल ग्लाइकोलाइसिस पद द्वारा अवायवीय ऊर्जा उत्पादन